ओके सो वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में मैं फ़िटनेस का एलिमेंट वापस लेके आ रहा हूँ। अब तक जो भी पॉडकास्ट मैंने रिसेंटली किए थे वो इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड था या फिर आपके कैरियर चॉइसेस से रिलेटेड हो सकता था। वापस से थोड़ा हेल्थ में ट्रांजिशन करने के लिए मैं एक टॉपिक लाया हूँ, इंडियंस एंड फिटनेस, जो कि मैं डिस्कशन करने वाला हूँ चिराग के साथ। चिराग, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। चिराग इज़ समवन हु स्टार्टेड हिज लाइक अ कंप्लीट टीम, जिनके टीम में डॉक्टर्स की टीम है, आपके साइकोलॉजिस्ट की टीम है, एंड चिराग ने पर्सनली 1700 से ज़्यादा क्लाइंट्स को अप्रॉक्सीमेटली ट्रेन भी किया हुआ है। वेलकम टू माय शो। Hi Vandit, thanks for having me. Nice cap by the way. Are you Star Wars fan? लास्ट ईयर स्टार वॉर्स फैन था, अभी एक्चुअली एनिमे की तरफ थोड़ा सा ट्रांजिशन हो रहा है, तो होपफुली कुछ पॉडकास्ट Nice. बाद वो देखने को मिल सकता है। ऑल्सो हाउ आर यू Nice. डूइंग? All good, all good. आप बताओ कैसा चल रहा है सब? आई एम ग्रेट। आपका आई थिंक वर्कआउट वाला वीडियो मैंने भी देखा था ट्विटर पे, वन आर्म सिंगल रोज जो आप कर रहे थे। सो आज मैं भी कुछ उसी तरह का सिमिलर ट्राई करने वाला हूँ। बट लाइक अच्छा. लेट्स जस्ट डिग इनटू द पॉडकास्ट। जो अपना पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो मुझे एक चैलेंज को लेके है, चैलेंज एज इन कि आपने 100 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा इनफैक्ट आपने क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, उनके साथ Yeah. आपको सबसे बड़ा कंसर्न क्या लगा? एंड अगर मैं कंसर्न की बात कर रहा हूँ तो अगर इसको सेग्रीगेट करना हुआ कॉलेज स्टूडेंट्स, बच्चों में, पेरेंट्स में, या फिर जो लाइक काफ़ी एजेड लोग हैं उनमें से, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिलता है? यार सबसे बड़ा चैलेंज मुझे अभी तक इंडियन ऑडियंस है ना, प्रोटीन को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, मतलब डरती है प्रोटीन लेने से। मतलब मैं किसी क्लाइंट को 100 ग्राम प्रोटीन भी देता हूँ ना, तो दे गेट शॉक्ड कि यार इतना प्रोटीन कैसे खाएंगे हम, हैबिट में ही नहीं है अपने। अपन ने पूरा चाइल्डहुड निकाल दिया 40-60 ग्राम्स प्रोटीन खा के दिन भर में, तो 100 ग्राम करना भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो वो चैलेंज ऑब्वियसली एज अ कोच मेरे ऊपर काफ़ी आता है, क्योंकि इट मेक्स मी कंसर्न कि यार इतने कम प्रोटीन में उसको अच्छे रिजल्ट्स कैसे दूंगा। सो मेरा कोचिंग का विद मोस्ट ऑफ द क्लाइंट शुरू का 1 महीना तो इसी में ही जाता है कि पहले उनका प्रोटीन इंटेक सही करना है, बाकी फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, वो सब सेकेंडरी चीज़ हो जाता है वहाँ पे। ऑलराइट। और जैसे आपने बोला प्रोटीन का, तो डू यू थिंक कि जैसे कॉलेज स्टूडेंट है वो, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है, कॉलेज स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मेरे को खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है अपने हॉस्टल में, या फिर मैं क्या इम्प्रूव करूं, और उसमें भी वो ढूंढते हैं कि प्रोटीन उनको कहाँ से मिलना चाहिए। और रही बात जैसे बच्चों की, तो बच्चों को खाना मेजरली इन्फ्लुएंस होता है आपके जो पेरेंट्स की लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उससे इन्फ्लुएंस होता है मेजरली, क्योंकि बच्चे अपने से फूड चॉइसेस नहीं लेते हैं, पेरेंट्स जो लेते हैं वही ट्रांजिशन होता है बच्चों में एक सॉर्ट ऑफ। सो आपने इन सब को काउंटर करने के लिए या फिर डील करने के लिए आप क्या मेथड्स यूज़ करते हो? सी, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं मोस्टली बोलता हूँ कि अपने रूम में इंडक्शन या कुछ ला के रख दो। एटलीस्ट तुम सोया बॉयल करके तो रख सकते हो। मैं उनको डायरेक्टली वे प्रोटीन का नहीं बोलता, बिकॉज इतना पॉकेट मनी होता भी नहीं है कॉलेज स्टूडेंट्स के पास यार कि प्रोटीन अफोर्ड कर सके वो अलग से। सोया चंक्स या फिर अंडे उबाल लो अपने रूम में, दैट इज़ द बेस्ट ट्रिक। ओके। वही मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। एंड सेकंड, आपने क्या पूछा? सेकंड, जो लाइक जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी कुछ प्रोटीन की नीड्स होती हैं जो कि अक्सर बेसिक खाने से कंप्लीट हो जाती हैं, अगर नॉर्मली ऑन एन एवरेज देखा जाए, अनलेस वो काफ़ी इंटेंसिव स्पोर्ट्स या कुछ ऐसा ना खेल रहे हो। बट अगर बात करें जो जैसे 20s 30s और 40s के एज में जो आ जाते हैं, जो पॉपुलेशन आ जाती है, उसके लिए ये अगर आप प्रोटीन का चैलेंज बात कर रहे हैं तो उसको कैसे डील करते हो आप उससे? उनको मैं इंपॉर्टेंस समझाता हूँ पहले। उनको ये बताता हूँ कि अब तुम 30-40s में आ चुके हो, तो आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। स्पेशली जब ओल्ड एज आएगी तो तुम्हारी बोन्स वीक होती जाएगी, मसल हेल्थ ख़राब होती जाएगी, तो उसके लिए अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन इंक्रीज करना। ऑल्सो आई ट्राई टू गिव देम एग्जाम्पल्स ऑफ अदर फिट पीपल हु आर 40 और 50 एंड वो काफ़ी फिट है अभी, उनका क्या डाइट है। और उनको मैं सेलिब्रिटीज़ की भी एग्जांपल देता हूँ कि अभी तुम ऋतिक को देख लो या फिर किसी भी अच्छे सेलिब्रिटीज़ को देख लो, सोनी शेट्टी को देख लो। काफ़ी सारे एग्जांपल्स है कि इतनी अच्छी 50-60 की एज में भी वो लोग जाकर इतने फिट दिखते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। और मैं जब उन्हें इम्पोर्टेंस समझाता हूँ, फिर उसके साथ को रिलेट करता हूँ कि अपन ओलंपिक्स में क्यों पीछे है, अपना न्यूट्रिशन कितना ख़राब है, अपने बच्चों का न्यूट्रिशन कितना ख़राब है। आप अपना फिक्स करोगे तो आपके बच्चों का भी ऑटोमेटिकली फिक्स होने लगेगा न्यूट्रिशन। एंड ओवरऑल एज अ कंट्री अपन काफ़ी आगे जा सकते हैं स्पोर्ट्स में, ओवरऑल हेल्थ में, सब चीज़ों में, अगर अपना बेसिक सही हो जाए तो।
ओके और इसी के बाद जो एज ग्रुप आता है वो 50 प्लस और 60 प्लस होता है, उसमें भी या प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो काफ़ी मैंने कॉमनली देखी है, लेकिन जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से है तो उसमें आपने कैसे चीज़ें टैकल की हैं उस केस में, जो अबव 50 या 60 जो सीनियर सिटीज़न वाला सॉर्ट ऑफ एज ग्रुप हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या मतलब रिकमेंड करते हो? उनके लिए देखो, हैबिट्स चेंज करना इजी नहीं होता है एकदम से। वी कैन नॉट चेंज द हैबिट्स, क्योंकि 50 साल से जो चीज़ वो खाते आ रहे हैं, तो उनको मैं रातों रात नहीं बोल सकता कि यू हैव टू इंक्रीज इवन 20 ग्राम्स प्रोटीन इंक्रीज करना उनकी डाइट में, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बट धीरे धीरे 2-3 ग्राम 5 ग्राम इधर उधर करके चीज़ें ऐड करके उनको सिखा के कि तुम बेसन का या सोया का चपाती कैसे बना सकते हो, वे प्रोटीन का एडवांटेज क्या है, एंड बेसिकली उनके बच्चों से बात करके जो कि एडल्ट्स अपनी सेम एज के हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि कैसे तुम और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। ओके, गॉट इट। और अभी जैसे ये तो एक सिर्फ एक पर्टिकुलर चैलेंज हो गया प्रोटीन से रिलेटेड, दूसरा चैलेंज आपको क्या सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है सिमिलर एज ग्रुप या अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स में, अगर इंडिया की फिटनेस कंडीशन की बात करें तो? या बाकी चैलेंज तो यही है कि अपना इंडियन फूड हैबिट्स है ना, वो मतलब हमें चढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा है कि हमें बस स्नैकिंग करवा दो ऑल द टाइम, और अपनों को ऐसा माइंडसेट दिया गया है बचपन से कि घर का खाना है, अगर घर में कोई स्नैक है तो मतलब वो हेल्दी है, विच इज़ रॉन्ग। कि आप अगर उसको ओवर कंजम्पशन कर रहे हो तो वो ख़राब हो जाता है ना, वो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो उनको वो चीज़ समझानी पड़ती है। ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आए जिन्होंने बताया नहीं कि वो मूंगफली पे स्नैकिंग कर रहे हैं सर्दियों में। उनको उनको लग रहा है कि ठीक है, कभी भूख लगी तो मुट्ठी भर के अपन ने मूंगफली खा ली। तो उनको समझाना पड़ता है, ये सब चीज़ें एज अ शॉक आती है उनके सामने कि अरे मूंगफली में भी कैलोरीज होती है। तो या ये सब चीज़ें हैं। इसी से मुझे एक पॉइंट याद आया कि जैसे एक मेरा क्लाइंट था, अराउंड 18-19 साल की एज होगी उस लड़के की, एंड हम्म। उसके हिसाब से वो ओबीस था, लेकिन उसके मम्मी पापा के हिसाब से वो हेल्दी था। सो ये माइंडसेट भी मैंने काफ़ी नोटिस किया है, जो पेरेंट्स अक्सर देखते हैं कि बच्चा ओबीस भी है तो उसको वो टैगलाइन दे देते हैं कि ये हेल्दी है अभी तो, और हल्का सा वेट लूज़ भी कर लेता है तो बोलता है कितना कमज़ोर हो गया, दुबला हो गया, और ज़बरदस्ती फिर वो ओवर ईटिंग वाली साइकिल फिर से चालू होने लगती है। सो ऐसा नहीं केसेस नहीं, आपने भी? डेफिनेटली मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है काफ़ी। मतलब 2 क्लाइंट्स का एग्जांपल देता हूँ, वो ड्रॉप आउट करके बीच में, क्योंकि एंड दे वर 33 ईयर ओल्ड, 30 to 33 ईयर ओल्ड थे। वो ड्रॉप आउट कर गए क्योंकि उनकी मदर ने बोला कि तेरे गाल तो पिचकते जा रहे हैं, तो शाहरुख जैसा दिखने लगा है, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, काफ़ी अजीब सा हो कुछ नहीं जाता कर है। सकते ऐसे। हाँ, एग्जैक्टली। और इसके बाद जैसे आपने बताया कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन से इम्पॉर्टेंट से पहले थोड़ा सा वो क्वांटिफिकेशन वाला चीज़ आ जाता है, क्वांटिफाई अपने खाने को करना। मतलब हम लोग या अंदाजे में तो हमेशा से करते आ रहे हैं कि 1 कटोरी दाल बनानी है, 2 कटोरी चावल बनाना है घर के लिए, बट अगर उसी को थोड़ा सा और स्पेसिफिक किया जाता है, जो कि एक तरह से काउंटिंग कैलोरीज अगर इसको बोला जाए कि आप कितना खा रहे हो, सो ये भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया है पिछले कुछ सालों में। इनफैक्ट कई कोचेज़ ने शुरू किया, कई स्टार्टअप्स ने भी इसको लाइक किया है, काफ़ी प्रमोट किया है, जिससे हेल्प हुई है लोगों की। सो लेकिन इसकी वजह से भी काफ़ी क्लाइंट्स को हेजिटेशन होता है, या लोगों को हेजिटेशन होता है इनफैक्ट, जब वो इसके अक्रॉस आते हैं कि ये काफ़ी टफ चीज़ है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। सो आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? देखो, वो कुछ क्लाइंट्स का तो चलो जेन्युइन रीजन होता है, दे आर ऑन द गो, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है मेजर करने का, तो उनको पोर्शन साइज पे मुझे रखना ही पड़ता है। बट तब भी मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि अपन मेजर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू लर्न अबाउट द पोर्शन साइज। एक बार आप समझ गए ना 50 ग्राम अनकुक्ड राइस कुक होने के बाद कितना दिखता है, तो उसके बाद वो डिफिकल्ट नहीं रहता, फिर तो आप देख के बता सकते हो। डेली मेजर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीक में आप 2 बार भी कर रहे हो और आपको पता है आप कितनी क्वांटिटीज खा रहे हो, दैट इज़ फाइन। ओके, सो रफली आई बॉलिंग अगर सिर्फ बिना मेजर किए, उनको सिर्फ अंदाजे से नहीं मुझे लगता है कि काम चलने वाला है, बिकॉज सिर्फ आँख से मेजर करने की भी स्किल प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी हाँ, होपफुली। वो प्रैक्टिस करना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको समझाता हूँ कि किचन वेइंग स्केल वहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है। वहाँ पे उसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको वो सीखना है, एक बार सीख गए आप तो उसके बाद ईजी है। और इसी में मुझे एक और सॉर्ट ऑफ एग्जांपल याद आ रहा है, जिसमें एक सपोज एक क्लाइंट है, चार चार लोगों का फैमिली था, उसमें एक क्लाइंट है एंड वो हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं। सो शी हैड टू मेजर अपने लिए खाना, बट वो उनका मेन कंप्लेन ये होता था कि मेरे फैमिली का खाना एक साथ बनता है, मैं कैसे उसको मेजर करूँगी, या फिर इस तरह की चीज़ें थी। सो अगर ऐसा इंस्टेंस आपने भी मेरे ख्याल से फेस किया होगा, सो उसके लिए आपने क्या सजेशन दिया था उस केस में? ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो उसमें मैं फिर उनको नंबर ऑफ चपातीज, राइस का आफ्टर कुकिंग वेट,
कितना दाल ले सकते हैं, वो सब बताना होता है। और उनसे मैं पिक्चर्स लेता रहता हूँ, सो दैट मैं उनको पिक्चर्स देख के बता सकूँ कि आपने थाली में ये चीज़ ज़्यादा रख रखी है, अगली बार से इसको कम रखना है, क्योंकि दैट ओके इज़ द ओनली वे देयर। ओके। और चाहे मसल गेन हो चाहे फैट लॉस हो, लोग अक्सर इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइम कैलोरीज ट्रैक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दोनों में ट्रैक करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो इसका भी मैंने कन्फ्यूजन देखा है, क्योंकि जब मसल गेन वाला होता है तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि पूरा दबा के खाते जाओ और गेन करोगे बढ़िया हो जाएगा। सो आपने इसमें ऐसी चीज़ें भी नोटिस की होंगी। सो आपका लाइक अगर गेनिंग प्रोसेस पे जाते हैं तो उसमें आपका क्या सजेशन होगा क्वांटिफिकेशन के नहीं, मामले में? मैं गेनिंग में तो, मेरे पास गेनिंग के तो ऑब्वियसली एज वी नो कि गेनिंग के बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स आते हैं अपने पास। काफ़ी लोगों के पास इतना पेशेंस होता नहीं है कि तुम 1.5 साल एक कोच के पास रहो सिर्फ गेनिंग के ऊपर फोकस रख के। तो जो भी है मेरे पास क्लाइंट्स, मैं उनको ये समझाता हूँ कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गेनिंग में, और धीरे धीरे सिस्टमेटिकली कैलोरीज बढ़ाना। नहीं तो फिर क्या होगा, तुम वो मतलब बिरयानी खा खा के अगर तुम्हें बल्क करना है तो यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ फुटबॉल। फिर तुम्हें कट करने में उतना टाइम जाएगा। मैं उनको प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ कि तुमने 6 महीने दबा कर बल्क करा, तो फिर तुम मान के चलो 6 महीने तुम्हें वो कट करना है, एंड यू आर बैक टू जीरो अगेन। सो यहाँ पे बेसिक सजेशन यही होता है कि जनरली हल्का सा सरप्लस अपने मेंटेनेंस के अबव लेके चलो, एंड थोड़ा बहुत फैट गेन हो रहा है तो थोड़ा सा उसको भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है, बिकॉज सरप्लस के टाइम पे भी लोग अक्सर जो हमेशा लीन रहे हैं उनको थोड़ा सा बॉडी इमेज का इशू होने लगता है कि मेरे फैट आ गया थोड़ा सा, तो वो काफ़ी इरिटेट भी हो जाते हैं एक तरह से। सो ये एक पॉइंटर भी दिमाग में मेरे अचानक से आ गया था। ऑल्सो जैसे कि आपने अपना कोचिंग कितने साल अप्रॉक्स पहले स्टार्ट किया होगा, अगर आपको ड्यूरेशन याद हो कि आपने स्टार्टिंग इनिशियल कब किया था? 20-21 मंथ्स हो गए अराउंड। मतलब इतना टाइम आपका कंप्लीट आपने फुल टाइम इस पे काम किया है एज यू? हाँ। सो अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि कहाँ से कलेक्ट करना है, मतलब किस सोर्स से कलेक्ट करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब नेट पे आप कुछ भी टॉपिक सर्च करोगे आपको उसके 1000, 1500, 2000 पेज तो आराम से मिल जाएंगे उस टॉपिक पे। फैट लॉस जैसी चीज़ पे तो पता नहीं लाखों में मिल जाए, आपको क्या पता। लेकिन इसमें आप डिसाइड कैसे करते हो कि इन्फॉर्मेशन कौन सी सही है कौन सा गलत है, और मतलब कैसे आप इसमें बाइफिकेट करते हो या जज कैसे आप करते हो कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाना है और वो चीज़ वर्क करेगी? देखो, इसका ऐसा है, किसी एक पे तो रिलाई नहीं कर सकते आज की तारीख में, बिकॉज सबके अपने बायस होते हैं। अपन किसी एक पे भी रिलाई कर रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा बायस होगा जो जो अपनों को देख के समझ में आ जाता है कि यार दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, और मे बी इसका कुछ बायस है। वो हो सकता है अपनी बुक्स बेचना चाह रहा हो, या फिर हो सकता है कोई सप्लीमेंट बेचना चाह रहा हो। उस बेस्ट केस सिनेरियो में यही रहता है कि जो भी पोस्ट डाली है उस पर्सन ने, मे बी ऑन इंस्टाग्राम, मे बी ऑन ट्विटर, जाकर उसके कमेंट्स पढ़ो, और जो स्टडी आई है वो स्टडी खुद से रीड करो, तब जाके समझ में आता है कि इसके पीछे ट्रुथ क्या है। जो कमेंट्स में लोग सच्चाई लिख देते हैं कुछ भी, अगर जैसे कल किसी ने एक अपडेट डाला था ट्विटर के ऊपर कि शुगर फ्री कोक्स होती है, उनसे इंसुलिन में प्रॉब्लम आता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। जब उसके कमेंट्स में गया, जब मुझे समझ में आया कि दिस पर्सन इज जस्ट टॉकिंग विदाउट द एविडेंस। So that is what is important. You have to spend some time researching the internet properly. तो ऐसे आई कैनॉट से कि मेरा एक ही कोई सोर्स है, बिकॉज एक सोर्स पे अगर मैं रिलाई करूँगा तो फिर आई एम ऑल्सो अ बायस पर्सन देन। फिर मैं अपने क्लाइंट्स पे वही चीज़ें ट्राई करता रहूँगा जो काम मे भी करे मे भी नहीं करे। दैट इज़ द प्रॉब्लम देयर। ओके जैसे आपने तो बताया, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो उसको पता है कि उसको सही गाइडेंस मिलेगा, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा अपने गोल के लिए, बट कई लोग खुद से भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, खुद से भी मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद से अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। सो उस केस में अगर आपको कोई सोर्स सजेस्ट करना हो या रिकमेंड करना हो इनफैक्ट, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि आप कहाँ से उसको पढ़ो या उसके बारे में जानो? सो फार मेरे को अभी तक सेफेस्ट और सबसे बेटर सोर्सेज लगे examine.com और लेन नॉर्टन के, बट स्टिल उनके भी कुछ बायस है, बट वो बायस इतने हार्मफुल नहीं है। मतलब दोज बायस कैन नॉट हार्म योर बॉडी और हार्म योर प्रोग्रेस और समथिंग, बट या examine.com इज अ ग्रेट सोर्स। ओके examine.com पे लाइक हाँ, आपको मोस्टली कंपाउंड्स जो भी यूज़ होते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपके सप्लीमेंट या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में डेफिनेटली मिल जाती हैं चीज़ें।
या इसके अलावा एक रिसोर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो मास करके एक है, उनका मंथली रिसर्च का एक यस सॉर्ट ऑफ आता है, एग्जैक्टली बट वो जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा कॉम्प्रिहेंड करना, क्योंकि वो इस फील्ड में एक्चुअली नहीं काम कर रहे हैं। बट एक वो अच्छा सोर्स है जो मुझे लगता है कि कवर करता है काफ़ी सारी चीज़ें। इवन आई यूज टू रीड मास, बट मास के साथ एक ही प्रॉब्लम आती है कि दे डोंट टॉक अबाउट उन्होंने पास्ट में क्या बात करी थी, राइट। एग्जामिन में ये है कि वो दे कीप रिफ्रेशिंग की, मतलब वो वापस फैट लॉस ले आएंगे अगले महीने, फिर अगले महीने वापस प्रोटीन इंटेक ले आएंगे, सो दैट आपके रिविजन्स होते रहते हैं कंटिन्यूसली। एक तरह से वो मास इज हाइपर लिंक समथिंग, कर देते हैं चीज़ों को। या मास इज समथिंग, अगर आप प्रो हो, आपको ऑलरेडी नॉलेज है सब चीज़ों की, तो मास इज अ ग्रेट सोर्स टू लर्न अहेड, आगे क्या आने वाला है मार्केट में वो भी उससे पता लग जाता है। ओके और इसके अलावा अगर यूट्यूब की बात की जाए, यूट्यूब पे भी काफ़ी मतलब हद पार वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें भी अगर आपको बाइफरकेट करना है तो आप क्या पॉइंटर्स दोगे कि उसमें से कैसे जज करें इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है? कमेंट्स तो आपने एक बताया एक पॉइंट है, लेकिन अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसमें से आप मतलब मोस्टली क्या मतलब अगर एनालिसिस करनी हो तो आप क्या जनरली क्या पॉइंट देखते हो? कोई भी यूट्यूबर अगर विदाउट एविडेंस बात कर रहा है तो फिर वो उसका पर्सनल बायस है और एनेक्डोट्स है वहाँ पे, वो सिर्फ अपने पर्सनल उससे बात कर रहा है, या फिर कोई चीज़ उसके क्लाइंट पे काम कर रही है उस बेसिस पे बात कर रहा है, तो विच डजंट मेक सेंस। अब टेक फॉर एग्जांपल जेफ निपार्ड है, तो उसके हर वीडियो में एविडेंस रहता है, वो रिसर्च लिंक भी डालता है कि आप खुद जाके स्टडी कर लो अगर कुछ भी आपको ऊपर नीचे दिखता है, तो दैट्स व्हाई आई लाइक दैट यूट्यूबर मोस्ट। ओके। बाकी अब जैसे इंडिया का एग्जांपल हो, वो फिट ट्यूबर जैसे करके एक बंदा है, तो उसके वीडियोस में आपको कोई एविडेंस नहीं लगेगा, वो सिर्फ बोल देगा कि रिसर्च के अकॉर्डिंग या फिर दिस थिंग वर्क, बट कोई एविडेंस नहीं है वहाँ पे। इंडिया में अगर बात करें तो मुझे हाइपरट्रॉफ का चैनल काफ़ी सही लगता है वो, क्योंकि मुझे उसमें काफ़ी लिंक मिल जाते हैं, शेयर करते हैं कि किस पेपर से क्या बात उठाई है। आपने भी शायद देखा ही होगा उनके वीडियोस। या हाइपरट्रॉफ सिद्धार्थ इज डूइंग ग्रेट, या उसका यूट्यूब भी बहुत अच्छा है फॉर हिंदी स्पीकिंग, हिंदी लिसनिंग लाइक ऑडियंस, उसका चैनल बहुत अच्छा है। और अभी इसमें वापस से इसमें अगर एडल्ट्स जो पॉपुलेशन है जनरली जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनका काफ़ी ज़्यादा हार्ड वायर्ड होती हैं चीज़ें दिमाग में, वो एंशिएंट बिलीव्स में काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं, चाहे वो खाने के मामले में हो चाहे कोई और अदर एस्पेक्ट भी हो, मतलब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से अटैच होते हैं। मतलब मान भी लीजिए अगर वो दाल को रिप्लेस कर लें पनीर से अपने प्रोटीन सोर्स के लिए एक पॉइंट पे आके, लेकिन वो फिर भी एक्सरसाइजेस को या जो लिफ्टिंग वेट वाला पार्ट है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट है, उस पर वो काफ़ी स्केप्टिकल रहते हैं। सो आपका इस चीज़ पे क्या टेक है? देखो, उनको एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट है। आप जितना साइंटिफिक पेपर्स को, वीडियोस को जितना सिंप्लीफाई करके उनको बता सकते हो उतना बेटर रहेगा, वही तरीका है उनको समझाने का। और दूसरी चीज़, जो उनके सेम एज ग्रुप के लोग हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके एग्जांपल देखिए कि देखो आप भी ऐसा कर सकते हो। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अस टुडे, वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, राइट। हमें भी किसी ना किसी सेलिब्रिटी जैसा फिजिक चाहिए, कुछ चाहिए, तो देयर इज़ अ मोटिवेशन कि उनकी वजह से अपनों को मोटिवेशन मिलता है। तो वही चीज़ मैं उनको समझाता हूँ कि एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 71, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू कैन फिक्स योर हेल्थ। और ये लिफ्टिंग जो वेट्स का डर अक्सर न्यूज़पेपर हेडलाइंस में या फिर जो इंजरी वाले वीडियो सर्कुलेट करते हैं वो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। मतलब अब नोटिस किया होगा आपने कि कुछ भी हो, चाहे जैसे भी रिसेंटली सिद्धार्थ जो थे, जो एक्टर थे, उनका जो डेथ के अराउंड भी इतना कंट्रोवर्सी कर दिया था सबने कि वो इतना फिट है इंसान, फिर भी उनकी प्रीमेच्योर सॉर्ट ऑफ डेथ हो गई किसी ना किसी रीज़न के। मतलब हम लोग को लाइक पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं क्लियर होता है कि क्या हुआ एक्चुअली, बट फिर भी उसको एक तरह से डिमोनाइज किया। क्योंकि इनफैक्ट मेरे खुद के कई क्लाइंट्स में उनके पेरेंट्स ने उनको जिम जाने से रोक दिया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी उस टाइम। सो ये सब चीज़ें काफ़ी डिमोनाइज करती हैं। सो आप इसके लिए आप क्या मतलब आप क्या सजेशन देते हो लोगों को या क्या इन्फॉर्म करते हो? देखो, लोगों को ये समझना होगा कि जिम जाने वाली और फिटनेस के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, वो 2-3% भी नहीं है एक्चुअली इंडिया की। अब 97% लोग तो जा ही नहीं रहे जिम, वो कोई फिटनेस रिजीम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दे विल ऑब्वियसली गेट अट्रैक्टेड टू द न्यूज़ विच कंफर्म देयर बायस। जैसे जिम जाके अगर कल को कुछ हो जाता है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, लाइक ऐसा हो रहा है कि कोई जिम जा रहा था, अब उसकी एज 120 साल हो गई, या फिर उसको उसकी कोई बीमारी ठीक हो गई, तो अपना भी कितनी जल्दी बायस चेंज होगा। अपन बोलेंगे देखो जिम जाने का बेनिफिट देखो, इसका कैंसर ठीक हो गया, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो
बायस लोगों का इतना जल्दी चेंज होता है, बट जहाँ 97-96% पॉपुलेशन है और वो एक ही चीज़ के ऊपर टारगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझाना डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे कि यार ऐसा नहीं होता है, जिम से रिलेटेड नहीं है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे शांत रहना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने भी कोशिश की थी ट्विटर पे काफ़ी लोगों से लड़ने की, उस दिन जिस दिन ये हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का, बहुत लोग आर्ग्यू कर रहे थे। तो मैंने कहा इट्स बेटर टू स्टे साइलेंट, बिकॉज जिनको नहीं जाना फिटनेस में वो तो नहीं जाएंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते उनको। और जो जा रहे हैं, जो समझदार है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको समझ में आती है सब चीज़ें, वो सब तो करते ही रहेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते हो। बट लाइक जो काफ़ी ज़्यादा जो स्टडीज़ और रिसर्च सजेस्ट करती है, जो मतलब किसी भी फॉर्म का वेट्स लिफ्ट करते हैं, उनके लिए ओवरऑल चीज़ें बेटर ही होती हैं एज के साथ। मतलब मोस्टली स्टडीज़ यही शो करती हैं, बेनिफिट्स ही है, इसका कोई नेगेटिव नहीं है। तो या पॉजिटिव ही है, बट क्राउड में क्या होता है, भीड़ में आदमी अपना ओपिनियन बहुत जल्दी बदलता है। अभी ट्विटर पे आप जाओगे तो देयर आर फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, वो कॉन्स्टेंटली यही बात करता है कि नहीं, वे लेने से ही हार्ट अटैक आया उसको, इट इज़ रिलेटेड टू द वे प्रोटीन। मतलब ही इज़ अ डॉक्टर, अभी हाउ कैन यू आर्ग्यू विद अ डॉक्टर ऑफ सच काइंड। एक न्यूरोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आजकल आने लगे जो जिम में डेडलिफ्ट करने से उनकी नर्व इंजरी हुई, विच डजंट मेक सेंस। ऐसी कोई एविडेंस नहीं है वर्ल्ड वाइड, बट वो अपने पर्सनल एनेक्डोट से इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहा है। मे बी पर्सनल बायस होगा, मे बी झूठ बोल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, बट जहाँ पे क्राउड अट्रैक्ट होता है ना, ये लोग वो चीज़ें ट्राई करते हैं ऑनलाइन ट्रैक्शन गेन करने के लिए, जस्ट लाइक अपना मीडिया टीआरपी कैसे गेन करता है। जैसे अगर हम लोग भी खुद भी फिटनेस कोचेज़ हैं, सो उसमें भी हम लोग भी थोड़ा ट्राई करते हैं कि अपने सर्विसेज को मार्केट किया जाए। मतलब बिना मार्केटिंग के तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बट हाँ, इसमें डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे क्विक फिक्सेस जा रहे हैं, कहाँ पे थोड़ा पेशेंस। क्योंकि मेरे कई लीड्स के साथ वो कन्वर्ट नहीं हुए क्लाइंट में, बिकॉज आई वॉजेंट प्रॉमिसिंग देम कि अगले 4 महीने में मैं आपको 10 kg का वेट लॉस करके दे दूंगा। सो ऐसे कई केसेस हुए थे। और इसी में मुझे वो अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो आ जाता है कि सम पीपल आर नॉट कोचेबल, मतलब आप उनको कोच नहीं कर सकते हो। और वो और कोचेबल वाले मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं नहीं कोच कर सकता हूँ, मैंने उनको देखा है वो कोच टू कोच हॉप करते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, बट फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते एक तरह से। सो अगर इस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो पहली चीज़ तो सेल्फ डाउट बहुत तगड़ा आता है कि अपने में क्या कोई कमी रह गई थी या क्या मिसिंग था। क्योंकि गिवन दैट आप सब एफर्ट डाल रहे हो, मे बी आप एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो उसकी क्लाइंट की हेल्प करने में, बट स्टिल वो मतलब सेटिस्फाई नहीं है अपने अचीवमेंट से। सो इस तरह के केसेस को आप मतलब कैसे डील करते हो या कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपको ये? पंडित, जब मैंने कोचिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, लाइक लोगों को कोच करना, तो शुरू के 100-150 क्लाइंट्स तो मतलब मैंने अपनी जान लगा दी कि आप बोलो आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए 1 हफ्ते में 2 किलो कम, मैं वो भी करवा के दूंगा, ठीक है। देन लेटर ऑन जब उनका रिबाउंड हुआ तो मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं जस्ट है ना लोगों को वही चीज़ बेच रहा हूँ जो दूसरे स्कैमर्स बेच रहे हैं। इट्स नॉट अ फैट लॉस पिल एट सच, बट अगर मैं उनको 1 हफ्ते में 2-2.5 किलो कम करवा रहा हूँ तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू फैट लॉस पिल, क्योंकि उनका रिबाउंड होगा ही होगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको सस्टेन कर पाते हैं। अब मैंने ऐसा कर लिया कि मैं लोगों को अपफ्रंट बोल देता हूँ कि नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल है। मे बी इट इज़ ड्यू टू क्योंकि मेरे पास बिजनेस इतना आता है कि मेरे पास अथॉरिटी है और उतना फ्रीडम है लोगों को ये बोलने का कि आई कैन नॉट कोच यू। बट ओवरऑल अपनों को ये भी सोचना पड़ेगा कि यार फिटनेस इंडस्ट्री को अपन कैसे एक सही साइड में रख सकते हैं। बिकॉज इट डजेंट मैटर कि कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है या फिर वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। वो क्लाइंट आ तो अपने पास ही रहा है। एक अपना एक फिटनेस का कम्युनिटी है जहाँ पे लोग समझते हैं कि अब अडेरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, तो अपन एजुकेट ही कर सकते हैं। बाकी अगर इंसान को, सामने वाले को समझना नहीं है तो आप क्या कर लोगे? नहीं समझना तो से स्ट्रेट अवे नो, आप जाओ कहीं और जाओ, किसी और के पास जाओ। हो सकता है 2 साल बाद अपने पास आ जाए वो चीज़, वो समझ गया। बट मतलब फॉल्स प्रोमिसेस देके बिजनेस लेना इज़ नॉट द गुड। हाँ, और इसी से मुझे एक थोड़ा सा टेंजेंट जो दिमाग में मेरे अचानक से आ गया वो ये था कि शुरुआत का जब मैंने भी ऑलमोस्ट 2018 के मिड में स्टार्ट किया था लोगों को ट्रेन करना। मैं स्टार्ट किया था एज अ फ्लोर ट्रेनर, मतलब जिम में पार्ट टाइम फ्लोर ट्रेनर, और बाकी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर चल रहा था मेरा, उसके साथ फ्लोर ट्रेनर था मैं।
शुरुआत में जो मैंने देखा कि मुझे लगा कि काफ़ी कुछ टफ इंटरव्यू वगैरह होता होगा जिम में एंट्री का, या जो मतलब होते हैं जो ट्रेनर्स का। सो ऐसा मुझे ऐसा फील नहीं आया कि कुछ मुश्किल था एंट्री लेना जिम में ट्रेनर बनने का। मुझे कुछ बैरियर नहीं लगा कि जो क्रॉस करके थोड़ा प्राउड फील हो कि मैंने अचीव कर लिया, मैं ट्रेनर बन गया सो एंड सो जिम में जाके। सो वो चीज़ मुझे मिसिंग लगा। तो और मुझे ये भी लगता है कि इस तरह से कोई भी कोच बन जाता है और वो गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हुए ऑन ग्राउंड लेवल से शुरू करता है, और वही चीज़ दिमाग में आती है लोगों के जो वो एक्सपेक्ट करते हैं क्विक फिक्सेस, क्योंकि जिम में एक सॉर्ट ऑफ लोड बन जाता है पर्सनल ट्रेनर में कि उनको भी बिजनेस लाना है, क्लाइंट लाओगे तभी आपको उतना शेयर मिलेगा, इतना इतना परसेंट मिलेगा, ऐसा ऐसा रहता है। सो उसके चक्कर में वो लोग फॉल्स प्रोमिसेस एक तरह से वहाँ से बेचना शुरू करते हैं, जो मुझे लगता है ट्रांजिशन मुझे देखने को मिलता है ऑनलाइन कोचिंग में भी, लोग वही चीज़ एक्सपेक्ट करके आते हैं। देखो, सब हर कोई फॉल्स प्रोमिसेस इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसको अपना घर चलाना है या अपना बिजनेस चलाना है, सीधी सी बात है। अपन किसी पे डायरेक्ट अटैक भी, मतलब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वो बोलता है कि मैंने तो यार इस कोच से लास्ट कोचिंग लिया था, उसने तो मेरा करवा दिया था 12 हफ्ते के अंदर कुछ 15 किलो कम, आप क्यों नहीं करवा पा रहे? तो वहाँ पे उनको एजुकेट कर सकते हैं अपन, उससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। आइदर ऑफर देम अ रिफंड और ऑफर देम अ एजुकेशन। उसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है यहाँ पे। और इसी के साथ एक और इंस्टेंस आ जाता है जहाँ पे जैसे नए कोचेज़ होते हैं, अक्सर उनको मतलब मुझे भी ये चीज़ करनी पड़ी कि फ्री में कई लोगों को पहले आप ट्रेन करो, देखो उनको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। लेकिन अक्सर ये होता है कि फ्री में मैंने ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80 से 100 क्लाइंट्स को फ्री में ट्रेन किया होगा आज तक 3 साल में फ्री में। लेकिन जो 100 में से मुश्किल से 10 से 12 लोग सुने होंगे ढंग से, मतलब डिलीजेंटली काम किया उन्होंने। बाकी 80-90 जो थे सॉर्ट ऑफ टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाला सीन चल रहा था उनका। सो ऐसे भी केसेस होते हैं जिसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फ्री में भी आप एडवाइस दो उनको और वो चीज़ वर्क करे और फिर मे बी आपके साथ कनेक्ट हो। ऐसी चीज़ें भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा होपफुली, मुझे लगता है। तो आपका क्या इसके बारे में टेक है? मैंने करा, और आज तक इतने सारे क्लाइंट्स में सिर्फ एक ही क्लाइंट है जिसने फ्री में एक्चुअली कुछ करा था। मतलब मैंने ऐसे क्लाइंट्स को भी एज अ चैरिटी भी कोच करा जो बोल रहे थे किसी के फादर पास अवे हो गए कोविड में, बट दे वांटेड टू प्रिपेयर फॉर एनडी और समथिंग, कि मैं भैया पूरी जान लगा दूंगा, और ये वो तक घोस्ट कर गए 2 महीने में, वो तक गायब हो गए। तो फ्री कोचिंग तो कभी काम करेगी ही नहीं। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो 60 क्लाइंट तो पैसा देकर ही गायब हो जाते हैं। जिम मेंबरशिप्स में क्या होता है, पैसा देके गायब है पहले हफ्ते से, लोग कहाँ आ रहे हैं? तो जब लोग पैसा देके ही नहीं कर रहे तो आपको क्यों लगता है लोग फ्री में कर लेंगे कोचिंग? बहुत बहुत रेयर केस है कोई फ्री में कर रहा हो तो। ओके। और अगर इसमें अब जो थोड़ा सा टॉपिक इसमें अगर मैं चेंज करूं, और वो आता है अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग मोस्टली न्यूट्रिशन एस्पेक्ट की। सो उसमें मैंने नोटिस किया है कई लोगों को अक्सर एक पॉइंट पे जाके कुछ डेफिशिएंसी माइनर या मेजर देखने को मिल जाती है अपने बॉडी में, चाहे वो विटामिन मिनरल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो इसके लिए आपका जनरल रिकमेंडेशन क्या होता है? और या फिर अगर किसी को अपना टेस्ट करवाना है सॉर्ट ऑफ लाइक जनरल हेल्थ चेकअप, जो कि अक्सर कोई नहीं करवाता है अपना, मुझे जितना मैंने नोटिस किया है, अनलेस कोई मजबूरी पड़ जाए या हेल्थ बहुत ख़राब हो जाए तभी कराते हैं लोग जा जाके। तो उसके मामले में आपका क्या है कि कितनी फ्रिक्वेंसी रखनी चाहिए टेस्ट की? I suggest my clients every 3 to 6 months you can easily shell off like 100 and 1,000 and 1,500 rupees for a test। मतलब लोग अभी डरते हैं काफ़ी, इंडियन माइंडसेट ही है कि हम टेस्ट क्यों करवाएं, कुछ गलत निकल गया तो और टेंशन होगी, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। मतलब मैं तो रैंडमली अपने टेस्ट करवाता रहता हूँ, जस्ट कभी कुछ भी निकल आए तो बेटर है ना, अभी उसको पकड़ लेंगे अपन। तो टेस्ट तो जितना ऑफन हो करवाओ, टेस्ट करवाने में तो कोई नुकसान है नहीं। मतलब 20 ml आपका खून निकल रहा है तो उसमें कोई बेसिकली तो आपको कोई नुकसान हो नहीं रहा है। और डेफिशिएंसीज की बात है तो मैं जो भी डाइट देता हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ कि दे आर ईटिंग इनफ ग्रीन वेजीज, दे आर टेकिंग देयर वाइटामिन्स एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, जो भी उनको डेफिशिएंसीज है। बट हाँ, ब्लड मार्कर्स अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो देन दे हैव टू टेक अ डॉक्टर्स एडवाइस कि उनको इफ दे नीड अ सप्लीमेंट बेस्ड मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। ओके। और जैसे टेस्ट की भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कॉमनली क्या टेस्ट आप रिकमेंड करते हो कि मतलब जनरली करा लेना चाहिए? लगे अगर 6 मंथली भी करा रहा है कोई हर 6 महीने पे, तो कौन से पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टेस्ट कराते टाइम? मेरे तो फेवरेट मार्कर्स KFT है, LFT है, लिवर का टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल का, विटामिन D3, B12, ये मार्कर्स है जो जनरल हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं। बाकी
अगर आपको कन्फ्यूजन है कि करवाना किसके लिए, तो बेस्ट है फुल बॉडी कंपैरेटिव टेस्ट होता है 1 mg प्रैक्टो, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इन सब में वो करवा लो, वो बेस्ट है एवरी 4 5 6 मंथ्स। क्योंकि अक्सर जो मैं जैसे अगर कोई हेल्दी क्लाइंट भी है, अगर मैं उसको बोल देता हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट टेस्ट करा लो पता चलने पे, तो अगर कुछ नहीं निकलता तब भी उनको लगता है पैसा बर्बाद हो गया है कि टेस्ट भी कराया कुछ निकला भी नहीं। सो इस तरह का माइंडसेट की वजह से वो दोबारा टेस्ट नहीं कराते हैं। ये भी मैंने काफ़ी इंस्टेंसेस देखे हैं। मैं आई डोंट टेक क्लाइंट्स अगर टेस्ट नहीं करवाते तो। मतलब मेरे साथ पहले पास में हो चुका है, 1 2 क्लाइंट्स को थायराइड था, उनको पता ही नहीं है, पूरी कोचिंग हो गई, वेट लॉस नहीं हुआ, दे स्टार्टेड ब्लेमिंग मी, तो फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती करवाया। मतलब एक क्लाइंट का तो मेरे को बुक करना पड़ा कि मैं पैसा दे रहा हूँ, टेस्ट तो करवाओ एक बार। निकल के आया तो थायराइड बहुत हाई था, उसको पता ही नहीं था ये बात। फिर मैंने सोचा इट्स बेटर टू स्टार्ट ऑन अ सेम नोट, क्लाइंट को बोलो कि आप टेस्ट करवा लो, सो दैट अपने बीच में सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 4 महीने बाद पता चल रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया तो आपकी वजह से बढ़ गया। तो इट शुड बी लाइक दैट। बेटर है क्लाइंट्स को ये बोल दो, इट्स माय एडवाइस टू एवरी कोच कि गेट अ ब्लड टेस्ट डन देन एनरोल द क्लाइंट। ओके और जैसे आपने बोला कि वाइटामिन भी कई लोग लेते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज भी ले ही लेता है कोई ना कोई मल्टीविटामिन, मतलब अपने से भी, इनफैक्ट अगर कोई डेफिशिएंसी भी नहीं होती है। सो आपका क्या टेक है इस पर्टिकुलर चीज़ पे? अगर मल्टीविटामिन कोई एक खा रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसको डेफिशिएंसी है या नहीं है, मे बी वो पूरी तरह से हेल्दी है तब भी। देखो आरडी के अकॉर्डिंग अगर मल्टीविटामिन ले रहे हो तो इट्स फाइन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट देन गो फॉर अ गुड ब्रांड एंड एवरीथिंग, वो बहुत ज़रूरी है। और आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो तो उनसे पूछो कि वो कौन सी ब्रांड रिकमेंड करते हैं। बेचते नहीं है, बेचने वाली बात अलग हो जाती है, जैसे काफ़ी डॉक्टर्स प्रोटीन एक्स बेच रहे हैं मार्केट में, तो डोंट सी कि उनका कमीशन किधर है, ये देखो कि वो कौन सी मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं या उनको पता है। जनरल आरडी के अकॉर्डिंग मल्टीविटामिन लेना ठीक है, कभी ले लिए कभी नहीं लिए, कभी छोड़ दिया, वेकेशन पे गए तो छोड़ दिया, ठीक है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ओके और अगर वाइटामिन्स की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं सोचा था डिस्कस करने को वो है सप्लीमेंट के बारे में। सो सप्लीमेंट्स का क्या आप इम्पोर्टेंस रखते हो अगर किसी के लाइफस्टाइल या रूटीन में, और क्या ज़रूरी है मतलब एक्चुअली सप्लीमेंट कंज्यूम करना? मेजर सप्लीमेंट्स मैं जो एडवाइस करता हूँ वो है वे प्रोटीन, क्रिएटिन और फिश ऑयल, तीन चीज़ें, और कैफीन सप्लीमेंट अगर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा डेफिसिट में रख रखा है और उसको एनर्जी इश्यूज आ रहे हैं और ये सब। इससे ज़्यादा मैं सप्लीमेंट्स कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्रिएटिन अपनों को पता है मोस्ट सेफेस्ट और मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, 3 से 5 ग्राम डेली लोग को इश्यूज नहीं उसके साथ। प्रोटीन एज एन ऑप्शन देता हूँ मैं, अगर तुम होल फूड खा सकते हो वेल एंड गुड, नहीं खा सकते तो ले लो वे सप्लीमेंट, एज सिंपल एज दैट। फिश ऑयल भी आधे से ज़्यादा वेजिटेरियन जनता है इधर, तो फिश ऑयल भी हर कोई लेता नहीं है। मैं कन्विंस कर लेता हूँ कुछ लोगों की दवाई समझ के ले लो यार, अभी दवाइयों में भी तो आपके नॉनवेज आइटम्स रहते हैं, अपन लेते ही है जब ज़रूरत होती है। फिश ऑयल भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ब्रेन हेल्थ के लिए और आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लिए। तो यह मेजर 3 है ये सप्लीमेंट जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, आई अज्यूम दोनों मेल एंड फीमेल ले सकते हैं इसको, मतलब कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं है। ओके सो पर्सनली मैं भी जो आपने 3 बताए हैं, मतलब मेरा तो प्राइमरी 2 जाता है क्रिएटिन और वे प्रोटीन। क्रिएटिन अक्सर आप खाने से तो नहीं ही कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना पड़ जाएगा उसके लिए। सो वे प्रोटीन भी मुझे उस केस में इंक्लूड करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर किसी के डाइट में अगर 150 ग्राम से 200 ग्राम का प्रोटीन कोई रख रहा है, वो खाने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्लीट करना। मतलब कई लोग कर लेते हैं बट उस, जैसे मैं पर्सनली अपनी भी बात करूं तो मेरा खुद का अगर दिन का टारगेट 130-140 ग्राम प्रोटीन का है, सो उसमें से मेरा वे प्रोटीन से ऑलमोस्ट अगर कह लीजिए 50 to 60% वे प्रोटीन से ही आता है, क्योंकि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं कर पाऊंगा कि मैं दिन भर इतना ज़्यादा पनीर खा पाऊँ या चिकन ला के या अंडे इतने ज़्यादा खा पाऊँ। हाँ इजी रहता है यार, कहीं बाहर से आए हो एकदम वर्कआउट करके आए हो तो इट्स इजी टू टेक अ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन रादर देन बॉइलिंग 10 eggs एंड ईटिंग देम। यप। और इससे पहले मैं ये, मेरे को ये लास्ट क्वेश्चन ये था इसमें कि अगर आपको किसी जनरल पर्सन को कोई बेसिक एडवाइस देनी हो, क्या बेसिक आदतें उसको इंक्लूड करनी चाहिए अपने रूटीन में कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए? मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं कहूँगा कि उसको ओलंपिक्स में जाना है, मैं इस पर्सपेक्टिव से भी नहीं कहूँगा उसको बॉडी बिल्डिंग करना है या पावर लिफ्टिंग करना है, बट लाइक किसी को अगर नॉर्मल लंबी पेन फ्री सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल जो अक्सर लोग चाहते हैं वैसा जीना चाहते हैं, सो उसके लिए आपके क्या रिकमेंडेशंस होंगे? देखो मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो यू शुड इंक्लूड एटलीस्ट 8 to 10,000 स्टेप्स एवरी डे।
आप सुबह एक वॉक पे जाओ, एक शाम को एक वॉक पे जाओ, दैट्स मोर देन इनफ स्टार्ट के लिए। ठीक है, वॉकिंग स्टार्ट करने के बाद यू विल बिकम एन एक्टिव पर्सन, आपको ऐसा लगेगा आप थोड़े से एक्टिव हो गए। देन जॉइन ए स्पोर्ट्स और मे बी जॉइन टेक अ जिम मेंबरशिप, और कुछ ऐसी चीज कर लो जो आपको डेडिकेटेड 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पे स्पेंड करना ही, एंड मेक इट अ मस्ट थिंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की शादी हो, कोई सोशल इवेंट हो, डजेंट मैटर, कोई फेस्टिवल हो, मतलब वो 1 घंटा तो आपका फिक्स है कि आपको वहाँ पे देना ही है। उस टाइम अगर इफ़ यू आर अ पर्सन जहाँ पे आपके पास 1000 कॉल आते हैं एक दिन भर के, तो वो 1 घंटा तो अपना ब्लॉक करना ही पड़ेगा, जस्ट फॉर योर बेटर हेल्थ आई एम टेलिंग यू। ये आदत बन गई। फिर न्यूट्रिशन पे आते हैं अपन, तो बाहर से ऑर्डर करना अभी सबसे ज़्यादा आई एम सीइंग कि लॉकडाउन में बहुत बढ़ गया है, लोग रैंडमली फूड ऑर्डरिंग है, और आप देखोगे भी स्विगी जोमेटो के नोटिफिकेशन आ जाते हैं शाम को 7 बजे फ़ोन पे। तो ये ऐप्स हटा दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, कंट्रोल करो कि बाहर से ऑर्डर नहीं हो रहा। महीने में एक बार कर सकते हो एज अ रिवॉर्ड कि ठीक है यार पूरे महीने नहीं करा मैंने, 28 डेज, अब 29 और 30 को मैं खाऊंगा बाहर से, दैट इज फाइन। आप कितना ही खा लोगे, कितना ओवर कैलोरीज खा लोगे, बट जब आप घर में बनाते हो ना तो कंट्रोल रहता है आपका, आपको पता है आप कितना तेल डाल रहे हो, आपको पता है कितना मसाले डाल रहे हैं उसमें, कोई पुरानी चीज़ तो नहीं जा रही, कोई खराब चीज़ तो नहीं जा रही है। बाहर का वो कंट्रोल नहीं होता। आजकल क्लाउड किचन है, अगर आप यूट्यूब पे भी जाके देखोगे द ट्रुथ अबाउट द क्लाउड किचन, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या घटिया चीज़ें यूज़ करते हैं वो लोग। अपनों को लगता है बहुत स्पाइसी, बहुत टेस्टी खाना है, बट दे मतलब वो ऑयल भी बार बार यूज़ हो रहा है, वो उसी ऑयल में रीहीट करके आपको बेच रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो ये बाहर से ऑर्डर करना तो बिल्कुल अवॉइड करो। और घर में भी अगर आपको लगता है कि ऐसा सिस्टम है जहाँ आपके डेली पकवान बन रहे हैं, घर में डेली कुछ ना कुछ बन रहा है, कभी कचौड़ी बन रही है, कभी दाल बाटी छोले भटूरे ये सब बन रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आप तो एडल्ट हो, आप नहीं समझो, ठीक है आप इग्नोर भी कर दोगे, मगर आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो ये चीज़ें बहुत जल्दी पिक करती है। और अभी लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि मेरे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज जो आ रही है ना इस टाइम, वो बच्चों की आ रही है, 14 से 16 साल के बच्चों की, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में स्पोर्ट्स बंद था, सब बंद था, दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे थे, दे गेन्ड गुड अमाउंट ऑफ फैट। तो अभी उसमें माँ बाप बोलते हैं कि ये तो दिन भर लैपटॉप के सामने बैठा रहता है इसलिए फैट नहीं हुआ। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग डेली फीस्टिंग कर रहे हो, तो बच्चा भी कर रहा है साथ में, इसलिए फैट नहीं हुआ है। नहीं तो बच्चे तो दिन भर घर में इधर उधर भाग लेते हैं कि उनका आराम से बंद हो जाता है। और आपने जो पॉइंटर्स बताए काफ़ी सही थे, और ये जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है कि पेरेंट्स के खाने की हैबिट से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं चीज़ें, इसी के अलॉन्ग द लाइंस मैंने जानबूझ के मैंने इंस्टाग्राम पे अपना डेली पोल वाला डालना शुरू किया, डिड यू वर्कआउट, डिड यू वॉक, डिड यू कंज्यूम सफिशिएंट प्रोटीन, इस तरह के मैं सॉर्ट ऑफ पोल्स डालना शुरू किया था। तो आधे लोग तो गिल्ट के मारे वॉक करना उसमें से चालू कर दिए कि मुझे यहाँ पे येस करना है, आके नो नहीं करना है वहाँ जाके। सो इस वजह से था वो, तो मुझे काफ़ी सही लगा कि एटलीस्ट अगर वॉक भी कर रहा है कोई इंसान तो एटलीस्ट कोई स्टेप तो ले रहा है अपने मतलब हेल्थ के लिए। बाकी जो आपने पॉइंटर्स बताए उसमें एक और पॉइंट मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो है स्लीप का। लोग अक्सर अपनी स्लीप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं किसी भी रैंडम चीज़ की वजह से, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ के लिए। तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ दिन का नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बट रैंडम सी कोई छोटी चीज़ जैसे नेटफ्लिक्स देखना हुआ, प्राइम पे कोई मूवी आ गई, ये सब देखने के लिए वो लोग रात भर जाग लेंगे, 4 घंटा सोएंगे, अगले दिन पूरा क्रैंकी घूमेंगे, और ये सब चीज़ें रहती है। तो आई थिंक कि स्लीप भी काफ़ी तो बहुत मेजर अभी वो चल रहा है। मतलब मेरे क्लाइंट्स मेरे को बोल रहे हैं कोई स्लीप कोच हो तो दे दो हमें, क्योंकि एक बार आपकी सोने की आदत छूट जाती है ना तो वापस उसको गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं किसी को बोलूंगा आप 10 दिन 5 घंटे सो, फिर उसको बोलूंगा अब से तुम्हें 8 घंटे सोना है, तो उसको एंग्जाइटी होने लगेगी, उसको ऐसा लगेगा यार इतनी देर में बेड पे क्या करूँ, कुछ करने को चाहिए मुझे। तो स्लीप तो मतलब मेक श्योर यू आर स्लीपिंग 7 to 8 आवर्स, नहीं तो लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत आने वाली है। यप। और इसके अलावा अगर मैं इसको ओवरऑल सम करना चाहूँ इस चीज़ों को जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये था हम लोग जो डिस्कस किए, और कंक्लूजन ये निकला कि आपका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आपके ईटिंग हैबिट्स हो चाहे एक्सरसाइज हैबिट हो, अगर आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे अच्छी हैबिट्स में खुद को इंक्लूड, जैसे भले ही पेरेंट्स वॉक पे जा रहे हैं, दोनों पेरेंट्स मतलब आपके जो भी हैं वो वॉक पे जा रहे हैं, तो बच्चा भी थोड़ा सा इंस्पायर होता है कि मुझे भी अपने हेल्थ के लिए कुछ करना है।
रही बात प्रोटीन की, और प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गिवन दैट आपको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी कुछ है नहीं प्री एग्जिस्टिंग, वो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा उस केस में। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जनरल आदमी या औरत के लिए, सो प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आप चाहे वो खाने से ले सकते हो, चाहे आप वे प्रोटीन से भी ले सकते हो। इसके अलावा चिराग, आपने मेंशन किया था कि इन्फॉर्मेशन को कैसे मतलब ब्रेक डाउन किया जाता है, चीज़ें कैसे एनालाइज की जाती हैं। अपने को अगर यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर कहीं ब्लॉग पे जाके पढ़ रहे हैं कि उसके लिए प्रॉपर एविडेंस है, तो कहीं उसका रिसर्च लिंक या कुछ बैकअप उसका दिया गया है कि नहीं, या फिर लोग उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उससे भी एक रफ आइडिया चल जाता है कि कंटेंट सही है या नहीं। अगर सिर्फ आपको कमेंट्स में इमोजीज़ की लाइन दिख रही है देखने को और कुछ नहीं दिख रहा है, तो मे बी शायद वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल ना हो। सो इस तरह की चीज़ें जो आपने बताई, शेयर की हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रही है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने कवर किया था वो था एडल्ट्स का जो पुराने एंशिएंट बिलीफ्स रखते चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एजुकेट करने का, उनको सिखाओ, उनके जो अगली जनरेशन उनके बच्चे हैं उनको सिखाओगे, सो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा पूरा इन्वायरमेंट को अपलिफ्ट करने में। इसके अलावा आपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया कि सप्लीमेंट्स के इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, मेडिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। इनफैक्ट आप चाहे 3 मंथ्स पे कराओ, 6 मंथ पे कराओ, अगर लेकिन साल में अगर एक बार भी कोई करा रहा है तो एटलीस्ट वो बेटर है ना कराने से कई सालों तक। आपको कोई चीज़ अगर कमी होगी तो आपको मालूम चल जाएगी। और अगर सप्लीमेंट के बारे में भी आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कुछ आपको पता करना है, तो examine.com जो आपने रेफरेंस एक दिया, सो उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट की कितनी एफिकेसी है या एफिशिएंट है ओवरऑल कि नहीं, काम करता है या नहीं एक्चुअली वो। एंड लास्ट में जो अपने हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, इसके अलावा आपको कोई लग रहा है पॉइंट आपको इसमें ऐड करना चाहिए? I think we have covered all the things. या सो यहाँ पे मैं पॉडकास्ट को रैप अप करूँगा। होपफुली हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और दिन रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड ये पॉडकास्ट सुनने के लिए स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पे आपको वीडियो पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा। मैं चिराग से रिलेटेड, उनके कोचिंग से रिलेटेड हर चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो चिराग। Thanks, Vandy, for having me.